हेलो फ्रेंड्स, साइंटिस्ट माइंड स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना के बारे में। ये हमारा पार्ट 2 है। कल के लेक्चर में हमने पार्ट 1 कवर किया था। तो दोस्तों, हम लोग पहले एक बार कल के लेक्चर को फिर से रिवाइज करते हैं और फिर आज अपना लेक्चर शुरू करेंगे। हमने दोस्तों पढ़ा था कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है, उसकी 3 लेयर होती है, यानी 3 परत होती है। पहला होता है क्रस्ट, दूसरा होता है मेंटल और तीसरा होता है कोर। क्रस्ट जिसपे हम लोग निवास करते हैं, सिर्फ इसकी यही परिभाषा सीमित नहीं है, बल्कि हम उसको कहेंगे कि क्रस्ट वो स्थान है, वो परत है जहाँ पे महाद्वीप और महासागर दोनों ही स्थित है। दोस्तों, यहाँ तक हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था। तो आज हम देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है, सपोज ये हमारा अर्थ है, तो इस पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी परत है, वो हमने कल देखा। लेकिन हमें ये जानना है कि कौन सी परत किस रूप में, यानी किस अवस्था में है, अंदर जाने पे कौन सी चीज बढ़ती है, कौन सी घटती है, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि जो हमारी पृथ्वी है उसकी गहराई कितनी है, यानी कि हमारी पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। तो हम जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है वो हर जगह की एक समान होती है, चाहे आप यहाँ से ले चाहे यहाँ से ले, हर जगह का एक समान होती है। तो त्रिज्या क्या है, वो गहराई है। तो हमारी पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो है 6378 किलोमीटर। इतनी हमारी पृथ्वी की गहराई है, या आप इसको त्रिज्या बोल सकते हैं। तो ये क्या है, त्रिज्या। अगर मैं आपको पूछूं कि हमें अगर पता करना है कि इस अर्थ के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, कौन सी परत किस अवस्था में है, तो आप क्या बोलोगे? आप कहोगे कि अगर हम लोग यहाँ से खुदाई शुरू करें, सपोज अगर हम लोग यहाँ से खुदाई करना शुरू करें, अगर हम पृथ्वी के अंदर जाए तो हमें अच्छे से पता चल जाएगा कि पृथ्वी के अंदर कौन सी परत किस अवस्था में है। तो वैज्ञानिकों ने भी यही सोचा कि क्यों ना हम लोग खुदाई करें, जिससे हमें पता चले कि पृथ्वी के अंदर क्या है, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो दोस्तों, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जगह निर्धारित किया और वहां पे उन्होंने खुदाई करना शुरू किया। वह जगह था आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। दोस्तों, कई बार एग्जाम में ये भी पूछता है कि आर्कटिक महासागर के कौन सा क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने खुदाई किया, तो वो क्षेत्र था कोला क्षेत्र। कोला क्षेत्र। लेकिन जितना वैज्ञानिक इसे आसान समझ रहे थे, वो उतना आसान था नहीं। जैसे जैसे वो अंदर की ओर जा रहे थे, तो उनके सारे औजार पिघलना शुरू कर दिए। यानी कि वो क्या, जितने भी औजार थे या फिर जो भी औजार से वो खुदाई कर रहे थे, तो वो सारे औजार क्या हो गए, पिघल गए। अब ये जो खुदाई था वो चला था 12 किलोमीटर तक। उन्होंने कहाँ तक खुदाई किया, 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर के आगे जो खुदाई करना वो असंभव था। वो इसलिए क्योंकि यहाँ के बाद कोई भी औजार आगे की ओर नहीं जा रहा था, यानी कि सारे औजार पिघल जा रहे थे। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर सिर्फ 12 किलोमीटर से क्या होगा, 12 किलोमीटर से कैसे पता चलेगा कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, यानी पृथ्वी की अंदर से बनावट कैसी है। अगर आप देखिए तो इसकी जो गहराई है वो है 6368 किलोमीटर और ये 12 किलोमीटर। इसके कंपेयर में कितना कम है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम तो अभी हम लोग को अप्रत्यक्ष स्रोत पे निर्भर नहीं रहना होगा। अब हमें निर्भर रहना है अप्रत्यक्ष स्रोत पे। तो कौन सा स्रोत पे निर्भर रहे, तो अप्रत्यक्ष स्रोत। अप्रत्यक्ष स्रोत। उन्होंने कहा अगर हम अप्रत्यक्ष स्रोत पर निर्भर रहेंगे तो शायद हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जान सकेंगे। उन्होंने इसमें 3-4 कॉन्सेप्ट लिया और उसके बारे में उन्होंने अध्ययन करना शुरू किया, ने उस पर निर्भर रहे। तो जो पहला था वो था पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत को। तो कौन सा पहला है, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। तो दूसरा कॉन्सेप्ट से वो उनका ये था कि अप्राकृतिक स्रोत।
अप्राकृतिक स्रोत। और तीसरा कॉन्सेप्ट है वो है प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत, उन्होंने कहा कि अगर हम 3 चीजों पर रिसर्च करें तो शायद हमें पता चल जाएगा कि पृथ्वी किस अंदर से कैसे बनी हुई है। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत के बारे में, कि कैसे इससे पता चला कि हमारी पृथ्वी की बनावट कैसी है। तो वैसे तो इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो हम लोग इसमें जो मेन टॉपिक है, यानी जिसमें हमें बात करना है, तो वो है सिर्फ दो सिद्धांतों पर हम इसमें बात करेंगे। वो जो 2 सिद्धांत है उसमें से पहला है ज्वारीय परिकल्पना। पहला सिद्धांत कौन सा है? ज्वारीय परिकल्पना। और जो दूसरा सिद्धांत है वो है ग्रहाणु परिकल्पना। दोस्तों आप हमेशा याद रखिएगा कि दोनों सिद्धांत थे वे द्वैतारक सिद्धांत पर आधारित थे। तो ये कौन सा सिद्धांत पर आधारित है? द्वैतारक। द्वैतारक में क्या था? इसमें 2 तारों की संकल्पना थी। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि जो ज्वारीय परिकल्पना था इसका क्या कहना था। तो वैसे तो इस सिद्धांत के बारे में हम पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं। जो ज्वारीय परिकल्पना था ये दिया गया था जेम्स जीन्स जेफरी के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? जेम्स जीन्स जेफरी, इनके द्वारा दिया गया था। और ग्रहाणु परिकल्पना दिया गया था चैम्बरलिन और मोल्टन के द्वारा। चैम्बरलिन एवं मोल्टन के द्वारा। मोल्टन, ये कब दिया गया था? ये दिया गया था 1919 में, और ये परिकल्पना दिया गया था 1905 में, यानी ये परिकल्पना पहले दिया गया था। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। दोस्तों जो ग्रहाणु परिकल्पना थी जो किसके द्वारा दिया गया था? चैम्बरलिन और मोल्टन के द्वारा। ये क्या था? एक द्वैतारक परिकल्पना था। इस परिकल्पना में इन्होंने कहा कि जो हमारा सन है, जो सूरज है, उसका एक साथी तारा था। जब साथी तारा सूर्य के पास से गुजरा, यानी सपोज कि ये क्या है? ये सन है और यहाँ पे एक साथी तारा है। साथी तारा, जब साथी तारा सूर्य के पास से गुजरा तो साथी तारा और सूर्य के बीच में आकर्षण बल लगा, जिसके द्वारा यहाँ से सूर्य के छोटे छोटे मलबे बाहर आए, और यही मलबे ग्रह का रूप धारण कर लिए। तो इनका क्या कहना था कि इसके आकर्षण बल से ही सूर्य से मलबे निकले, और वही मलबे क्या बने? यही मलबे बने ग्रह। इस परिकल्पना का निष्कर्ष ये निकला, इन्होंने कहा कि ये तो था कि जो पृथ्वी बनी कैसे है। तो जो हमारी पृथ्वी है, जो उसका कोर है, यानी जो कोर है, इन्होंने बताया कि जो हमारी पृथ्वी का कोर है वो ठोस अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। ये अब आते हैं ज्वारीय परिकल्पना पे। ज्वारीय परिकल्पना जेम्स जीन्स और जेफरी के द्वारा दिया गया था। तो इनका क्या कहना था? इनका कहना था कि जो हमारा सूर्य है इसका एक साथी तारा था। इनका भी यही कहना, साथी तारा था। लेकिन इन्होंने कहा कि जब ये साथी तारा सूर्य के पास से गुजरा तो सूर्य से ज्वारनुमा आकृति बाहर आई, यानी फिलामेंट बाहर आया, और वही जो फिलामेंट है वही क्या है? ग्रह है। यानी वो ज्वारनुमा जो आकृति थी वही ग्रह बना, उसमें से हमारी पृथ्वी थी। इसका निष्कर्ष ये निकला कि इन्होंने बताया कि जो हमारी पृथ्वी है, जो इसका कोर है वो तरल अवस्था में है। इसका कोर कौन सी अवस्था में है? तरल। अब वैज्ञानिक पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज ऐसे हो गए क्योंकि किसी का कहना था कि हमारी पृथ्वी का कोर ठोस अवस्था में है, किसी का कहना था कि तरल अवस्था में है। अब हम कैसे यकीन करें? किन पे यकीन करें कि ठोस है या फिर तरल है? अब हम लेके चले दोनों को। हमने ये सोचा कि हमारी पृथ्वी का जो कोर है या तो ठोस अवस्था में होगा या तो तरल अवस्था में होगा, गैस अवस्था में नहीं होगा। दो ही में से एक ही कोई होगा, या तो ठोस होगा या तो तरल होगा। उसके बाद हम लोग दूसरे पे आते हैं
जो था अप्राकृतिक स्रोत। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अप्राकृतिक स्रोत के बारे में। अप्राकृतिक स्रोत, इसमें तीन कॉन्सेप्ट्स के बारे में चर्चा किया गया। पहला था दाब, पहला घनत्व था, दूसरा था दाब और तीसरा था वो था ताप यानी तापमान। तो पहले हम लोग घनत्व देखते हैं। तो दोस्तों अभी क्या हुआ कि सभी जो वैज्ञानिक थे तो उनका कहना था कि जो हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी के पूरे पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर है। कितना है पूरे पृथ्वी का औसत घनत्व कितना था? 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और जो हमारी पृथ्वी का जो क्रस्ट है, जो पहला लेयर है यानी पहला परत है, उसका क्रस्ट का कितना है? क्रस्ट इसका घनत्व है, इसका घनत्व कितना है? इसका घनत्व 2.67 से लेकर 3.3 ग्राम घन सेंटीमीटर, यानी कितना है? 2.67 से लेकर 3.3 ग्राम घन सेंटीमीटर। अब एक चीज यहाँ से कंफर्म हो गया कि अगर हमारे पृथ्वी का औसत घनत्व इतना है और क्रस्ट का इतना है, यानी कि सपोज ये हमारा ऊपर का क्रस्ट है और यहाँ पे मेंटल है, एक कोर है। अगर यहाँ का घनत्व कम है, यहाँ घनत्व कितना है? 2.67 है, इतना घनत्व है यहाँ का। तो अगर हम नीचे की ओर जाएंगे तो घनत्व अधिक होगा, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि जो हमारी पृथ्वी का पूरा घनत्व है वो कितना है? 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। तो यहाँ से एक चीज कंफर्म हो गया कि अगर हमारे क्रस्ट का घनत्व कम है तो जो पृथ्वी के हम अंदर जाएंगे तो इसका घनत्व क्या होगा? अधिक होगा। यानी कि पृथ्वी के अंदर जो पाए जाते हैं, जितने भी तत्व पाए जाते हैं, तो उन सबका घनत्व क्या होगा? अधिक होगा। तो किसी वैज्ञानिक का अलग मत था और किसी वैज्ञानिक का अलग मत था। अब यहाँ पे फिर से विवाद हो गया और दो यहाँ से मत बाहर आए। अब कौन कौन से दो विचार थे? तो कुछ वैज्ञानिक का कहना था कि जो हमारी पृथ्वी का रासायनिक संगठन है, जो पृथ्वी का रासायनिक संगठन है वो एक समान है। किसी का कहना था कि ये एक समान नहीं है। किसी का क्या कहना था कि जो रासायनिक संगठन है, रासायनिक संगठन किसका कहना था कि एक समान है और किसी का कहना था कि एक समान नहीं है, एक समान नहीं है। अब यहाँ पे दो मत आए। तो वैज्ञानिक ने कहा कि एक काम कीजिए, जिन्होंने कहा ये एक समान है वो भी आप हमें प्रूफ करके बताइए, और जो कह रहे हैं कि एक समान नहीं है वो भी हमें प्रूफ करके बताइए कि आप कैसे कह रहे हैं कि एक समान है और आप क्यों कह रहे हैं कि एक समान नहीं है। तो इन्होंने भी प्रूफ किया। इन्होंने कहा कि देखिए, जो हमारा फिजिक्स में एक लॉ है और उसमें क्या होता है कि अगर हम जानते हैं, फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि जो हमारा घनत्व है, यानी कि अगर हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो अगर दाब बढ़ेगा तो उसके साथ ही घनत्व बढ़ेगा। तो यानी पहले मत में क्या कहा गया? तो इसका प्रूफ कैसे किया गया? उन्होंने कहा कि अगर दाब बढ़ेगा तो इसके साथ ही क्या बढ़ेगा? घनत्व भी बढ़ेगा। इसलिए हमारे पृथ्वी के जो रासायनिक संगठन है वो एक समान है, क्योंकि हम पृथ्वी के अंदर जा रहे हैं और दाब क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, यानी बढ़ रहा है। तो इसके साथ साथ क्या हो रहा है? घनत्व भी बढ़ेगा। तो इसलिए पृथ्वी का जो रासायनिक संगठन है वो एक समान है। लेकिन फिर कहा गया कि अगर आप बोल रहे हैं कि अगर हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो दाब बढ़ रहा है, उसके साथ घनत्व बढ़ेगा, ये तो सही है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये सही है। लेकिन अगर हम पृथ्वी के अंदर बहुत अंदर जा रहे हैं तो क्या जितना बहुत अधिक दाब हो गया, यानी कि दाब बहुत अधिक बढ़ गया, तो
क्या घनत्व भी बहुत अधिक हो जाएगा? तो फिर से सब कंफ्यूज हो गए कि ऐसा तो नहीं हो सकता, यानी कि अब अंदर जाएंगे तो घनत्व बहुत अधिक तो नहीं हो सकता। तो ये क्या हो गया, इसको गलत साबित कर दिया गया। दूसरे ने कहा, इन्होंने अपने प्रूफ में कहा कि देखिए कि जो हमारे, अगर हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो भारी मतलब ऐसे तत्व मिलेंगे, ऐसे पदार्थ मिलेंगे जिनका भार अधिक होगा। इन्होंने क्या कहा कि तत्वों के भार में वृद्धि मिलेगी, यानी जो तत्व है उनका भार अधिक होगा। इसलिए जब तत्वों का भार अधिक होगा तो घनत्व भी क्या होगा, अधिक होगा। इसलिए घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। अब ये तो सही था, यानी कि तत्वों के भार में वृद्धि मिल रही है तो घनत्व भी अधिक होगा। इसको क्या किया गया, इसको स्वीकार कर लिया गया। और जो ये जिन्होंने कहा था कि अगर दाब में वृद्धि होगी तो घनत्व में वृद्धि होगी, ये कॉन्सेप्ट सही था, लेकिन ये हमारे पृथ्वी के रासायनिक संगठन पे नहीं लागू होने वाला था, इसलिए इसे गलत साबित कर दिया गया। अब जो सेकंड पॉइंट है वो है दाब। सेकंड क्या है, दाब। दाब के बारे में हमने पहले ही कहा कि अगर हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो दाब में क्या होगा, दाब में वृद्धि होगा। तो ये सिर्फ इतना ही था कि अगर हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो दाब में क्या होगा, वृद्धि होगा, ये हमें पता चल गया। अब आते हैं टेम्परेचर पे, किस पे, ताप पे। सबका कहना था कि अगर हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो ताप में वृद्धि होगा। ये हमने पहले भी देख चुके हैं कि जब खुदाई हो रहा था कोला क्षेत्र में तो 12 किलोमीटर तक हमने खुदाई किया था। कहाँ तक, 12 किलोमीटर। इसके जब जहाँ तक जब खुदाई कर रहे थे तो जितने भी औजार थे वो पिघल रहे थे। पिघल इसलिए रहे थे क्योंकि तापमान में वृद्धि हो रहा था। जब वो खुदाई कर रहे थे तो जितना अंदर जा रहे थे उतना तापमान में क्या हो रहा था, वृद्धि हो रहा था। तो इसलिए कहा गया कि जो अगर हम पृथ्वी के अंदर जा रहे हैं तो वहां पे हमें तापमान में वृद्धि होगी। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे आया कि क्यों होगा। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि वृद्धि होगा, लेकिन क्यों होगा, ऐसा क्या है हमें पृथ्वी के अंदर जिसकी वजह से ये वृद्धि होगा। तो सभी वैज्ञानिकों ने कहा कि ये कहा गया कि हमारा जो पृथ्वी है उसके अंदर क्या पाया जाता है, उसके अंदर पाया जाता है रेडियो एक्टिव पदार्थ। कौन सा पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ। रेडियो एक्टिव पदार्थ पाया जाता है। और जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं ये एक प्रकार के विस्फोटक पदार्थ होते हैं, यानी इनका क्या होता है, विघटन होता है, विघटन होता है। तो ये जो पदार्थ होते हैं तो जब इनका विघटन होता है तो क्या होता है कि संवहनीय धारा के रूप में प्रभावित होते हैं, प्रवाहित होते हैं। तो किसके रूप में, संवहनीय धारा, इसके रूप में क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं। तो अगर ये रेडियो एक्टिव पदार्थ में विघटन हो रहा है यानी कि इसके टेम्परेचर में, इसके ताप में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो ऐसे पता उन्होंने कहा कि जो हमारे पृथ्वी के अंदर यानी अंतरिक्ष में एक रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं और रेडियो एक्टिव पदार्थों में टेम्परेचर यानी ताप, उनका ताप बहुत अधिक होता है। तो इसके वजह से हमारे पृथ्वी के अंदर का जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, वो क्या है, बहुत अधिक है। ये भी प्रूफ हो गया। दोस्तों आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक स्रोत के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।